हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान में जो हमारे अनुच्छेद है। अनुच्छेद आज जो हमारे 395 हैं, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कौन कितनी अनुसूचियां थी और कितने यहाँ पे जो है अनुसूचियां थी और कितने भाग हमारे संविधान में हैं। इन सभी का आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं। यहाँ पे मैंने जो है एक से 100 तक के 1 से 100 तक के जो है अनुच्छेद लिए हैं। तो आपको जो है हर एक अनुच्छेद में आज पता चलेगा कि हर एक अनुच्छेद में क्या है। इन सभी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आप चाहे स्टेट की एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल की एग्जाम देते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, इवन आप यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पे भी जो है आर्टिकल हमारे पूछे जाते हैं। वहाँ पे भी जो है ये आपको जो है हेल्प करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल हैं इन्हें आप जो है अंत तक देखना। वीडियो आपको कैसे लगी आप जो है कमेंट में जरूर बताना। हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुच्छेद देखेंगे। एक से हमारे जो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे और किस भाग में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो अब हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी भी है, थोड़ा यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जो भारतीय संविधान है, भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार क्या था, क्या आधार था इसका हम देखेंगे। सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। इससे पहले क्या होता है कि जो संविधान सभा है इसका जो गठन का विचार आया था, सबसे पहले कब आया था, 1934 में आया था। और ये थे वामपंथी नेता एम एन रॉय द्वारा। किसके द्वारा आया था, एम एन रॉय नेता द्वारा आया 1934 में। और ये कैसा नेता थे, वामपंथी नेता थे। उसके बाद गठन का जो प्रस्ताव दिया था स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था 1934 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसको संविधान निर्माण की मांग की गई 1935 में। उसके बाद क्या होता है, संविधान निर्माण में जो वयस्क मताधिकार की बात की गई थी 1938 में की गई थी। और ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और सर्वप्रथम 1895 में तिलक ने क्या किया था, स्वराज प्रस्ताव में संविधान बनाने की मांग की थी। और 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट चुनौती स्वीकार का प्रस्ताव हुआ और संविधान सभा का गठन 22 जुलाई 1946 को हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये हमने देखा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कब से कब, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये थे वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे, वेनेगल नरसिंह राव। अब यहाँ पे संविधान सभा की जो प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये थी फ्रेंड 7 थी। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमने देखा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। जो कैसे अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद सदस्य कितने थे, के एम मुंशी थे और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी इनका पूरा नाम क्या है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दूसरे कौन थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे। तीसरे कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। फिर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, बी एल मित्र के स्थान पर। और डीपी खेतान, ये थे 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन डीपी खेतान उस समय थे। अब सबसे पहले नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्या होता है,
भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कब सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? ये गया था 1934 में। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 1934 में भारतीय संविधान का लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये थी 15। अब आगे देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। अंतिम रूप से आखिरी बार मिला 24 जनवरी 1950 को। हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। जब मूल संविधान बना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और अभी 8 अनुसूचियां थी। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके बाद अब आ जाते हैं हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पे। अब संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पे आते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है हमारे आपको पता है कि मूल संविधान में क्या था? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां होगी? 12 अनुसूचियां होगी। अब सबसे पहले भाग एक, कितने भाग हमने देखे? 22 भाग। 22 भाग में से सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भाग एक को पढ़ेंगे। इनमें से क्या क्या भाग एक भाग दो इस तरह से पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे? टोटल 100 अनुच्छेद देखेंगे। 100 अनुच्छेद देखेंगे और आप जो है वीडियो के अंत में बताना कि आपको जो है वीडियो कैसे लगी। सबसे पहले भाग एक में क्या है? संघ और उसके राज्य। क्या है? संघ और उसके राज्य, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ये बता दो फ्रेंड्स, हमारे जो भारत के अनुच्छेद हैं 395 तो अनुच्छेद है हमने देखा। इनमें से केवल कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि जो केवल भारतीयों को दिए जाते हैं और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीयों को भी दिए जाते हैं और विदेशियों को भी दिए जाते हैं। अब केवल कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीयों को दिए जाते हैं? वो अनुच्छेद हमारे 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये अनुच्छेद ऐसे हैं केवल भारतीय भारतीय लोगों को दिए जाते हैं। इनमें ऐसा क्या है? इनमें ऐसा है कि कहीं पे हमें जैसे लिखने की स्वतंत्रता, कहीं पे हमें बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पे हमारी जो मूल वंश हो गए, हमारे जो अधिकार हो गए उनसे संबंधित, तो ये यहाँ पे ये अनुच्छेद है। आगे हम इनके बारे में से डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ जो अनुच्छेद हैं ये सभी के लिए हैं। जैसे भारतीय संविधान में विदेशी भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 आप जानते हैं जीवन का अधिकार हो गया, 23-24 हो गया शोषण का विरुद्ध अधिकार, 25-26-27 हो गया धर्म संस्कृति का स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तो इसमें हम आगे यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद 1 से और क्या है? अनुच्छेद 1 से 1 4 तक, और ये क्या है? भाग 1। क्या है? भाग 1। अब देखेंगे अनुच्छेद 1 क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 1 में ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 2 में क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में, यानी नए राज्य क्या हो सकते हैं? नए राज्यों की यहाँ पे स्थापना की जा सकती है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है? वो बना है उत्तर प्रदेश से। कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना था। यानी ये नए राज्यों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? ये की जा सकती है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और ये कर सकता है संसद के द्वारा होता है। जैसे आप यहाँ पे बिहार भी देखेंगे, बिहार से अलग हुए, जैसे यहाँ पे कौन झारखंड हो गया, ये भी क्या हुआ? बिहार से अलग हो रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में देखेंगे, अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत संसद को जो है साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में नाम से परिवर्तन का अधिकार है। आज आप सुनते हैं या हम सभी सुनते हैं कि इस क्षेत्र का नाम ये कर दिया गया, इसका नाम जो पहले नाम था अब बदल के ये नाम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमारे अनुच्छेद 3 में ये सभी प्रावधान दिए गए हैं। क्या जो संसद है वो किसी भी राज्य का नाम
किसी भी राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। यहाँ पे अनुच्छेद 4 देखेंगे। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है, भाग एक, हम भाग एक पढ़ रहे हैं अभी, और भाग एक में 1 से 4 तक के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधनों तथा अनुपूर्वक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद पहली, दूसरी और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुवंगिक विषयों का उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और 4 में जो है अनुच्छेद 3 और 2 के अधीन जो नीतियां बनाई गई हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, वो अनुच्छेद 4 में लागू होते हैं। अब आ जाते हैं हम, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये अब क्वेश्चन बनेंगे, अनुच्छेद आ जाएंगे हम 5 से 11। भाग 2 हम पढ़ रहे हैं, भाग 1 हमने पढ़ा था 1 से 4। अब आ जाते हैं हम 5 से 11। नागरिकता भाग 2 में क्या दी गई है, नागरिकता दी गई है, यानी सिटीजनशिप दिया गया इसमें। अनुच्छेद यहाँ पे क्या है, 5 है। अब क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या होगा, संविधान पर के प्रारंभ में पर नागरिकता होगा। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देना। अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों नागरिक न होना, ये क्या किया गया है, अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अगला यहाँ पे अनुच्छेद 10 दिया गया है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाए, और संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं हम भाग 3 में। अब भाग 3 तो आप सबको पता है, भाग 3 किसके लिए है, मूल अधिकार के लिए। और मूल अधिकार क्या है हमारे, अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्या है मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिनका कोई भी हनन नहीं कर सकता है। अब ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे 12 से 35 तक। सबसे पहले अनुच्छेद 12, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। हमने क्या पढ़ा था, भाग यहाँ पे देख लीजिए, भाग हमने यहाँ पे अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा था नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन। इसके अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा का नाम परिवर्तन में, या क्षेत्र की सीमा बढ़ानी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, ये सभी प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। यही हमारा अनुच्छेद जो है 12 कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भाग 3 के यहाँ पे अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में आ जाएंगे, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होगा। क्या कहा, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का यहाँ पे क्या करना है, शून्य होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 12 से 35 तक हमारे क्या जो है आर्टिकल है, मूल अधिकार है। सबसे पहले आता है हमारा समता का अधिकार, और ये समता का अधिकार कहाँ तक है, 14 से 18 तक है, यानी राइट टू इक्वेलिटी। और राइट टू इक्वेलिटी देखेंगे तो क्या है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष तथा विधियों का समान संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद अनुच्छेद 15 में आ जाते धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और ये मैंने आपको बताया भी था, ये अनुच्छेद किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए, 15 और 16। अब क्यों है, जैसे जैसे क्या होता है कि कोई जॉब आ गई, कोई वैकेंसी आ गई, उसमें आप अप्लाई कर रहे, या आप जो है इस देश के स्थायी हैं, आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे छूट मिलेगी, या अन्य जो भी यहाँ पे फायदे मिलते हैं वो उनका आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। तो ये इसलिए जो है अनुच्छेद 15 क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुच्छेद 15, 16 और 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए। अपन 16 में पढ़ेंगे,
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के अवसर में विषय विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 सबके लिए है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय को कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में क्या कहा, वाक स्वतंत्रता यानी आपके बोलने की स्वतंत्रता है। अब यहाँ यानी इसमें अगर किसी अन्य देश को अगर बोलने का इजाजत दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसलिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 क्या है, केवल भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अब ये वाला पढ़ना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना और इसको मैं बहुत ही उसमें आगे इसके बारे में पूरा बताऊंगा। यह है अनुच्छेद 21 क में कि बालकों 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार और संविधान 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये जो अनुच्छेद 21 क में ये जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संविधान 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित। ये सबसे पहले आप सभी जानते हैं और सभी हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है 1498 से क्या आने लग गए थे, पुर्तगीज आने लग गए थे। और इस तरह से आपको पता है कि 1961 में लास्ट तक जो है, वैसे तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा आप जानते हैं कि गोवा में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और लास्ट में भी वही गए। और उनका अधिकार कहाँ पे तक था, गोवा में। इसी तरह से पहले पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, इसी तरह से क्रमशः आते रहे। तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इनके लिए जब इन्होंने अपनी नीतियां, आपको पता है कि 20 साल का ये क्या कर देते थे, बंदोबस्त कर देते थे। तो इस तरह से ये हर चीज में जैसे जैसे इन्होंने क्या किया था, भारत में अपना जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, सभी चीजें ही अपना फैलाते थे। और फिर इस समय उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। यानी उस समय ये क्या करते थे, भारतीय शिक्षा को, जो साहित्यिक शिक्षा थी, ये क्या मानते थे, तुच्छ मानते थे, हीन मानते थे। और इन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है, जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसी को बढ़ावा मिलेगा। तो भारतीय साहित्य को इन्होंने क्या किया था, एकदम कमजोर माना था। और उसके बाद क्या कहा था, फिर धीरे धीरे हर जगह जैसे एग्जाम होते थे, जैसे आज की डेट में पीसीएस एग्जाम हो गए, अन्य सही कहीं भी एग्जाम होते थे, कोई भी उच्च अधिकारी हो गया, कुछ भी एग्जाम होना था, या कोई भी जो भी उच्च कार्य होते थे, या कोई किसी भी तरह का होता था, तो वहां पे क्या होते थे, अंग्रेज होते थे, अंग्रेज अधिकारी होते थे। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जब संशोधन हुए, धीरे धीरे जब भारतीयों ने आवाज उठाई, तो इसके बाद क्या होता है कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमें भी क्या चाहिए, इसमें समानता चाहिए, हमें भी चाहिए। तो इसमें अंग्रेजों ने, अब बाद में क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि 1 लाख का बिल प्रस्ताव होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि भारतीय लोगों ने कहा कि सभी भारतीयों को भी क्या होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, अंग्रेजों ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबको नहीं पढ़ा सकते, इतना हमारे पास व्यय नहीं है। तो उन्होंने फिर एक मसौदा बनाया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो 6 से और 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको हम क्या देते हैं, शिक्षा देंगे। लेकिन ये क्या था, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था। और उसको, अब उसमें अनुच्छेद 6 से 14 के बच्चों को जो था वहां पे शिक्षा देने का अधिकार था, वो था आपके अनुच्छेद 45 में। लेकिन उसको क्या कर सकता था, कभी भी कोई उसका हनन कर सकता था। लेकिन फिर क्या किया गया, अनुच्छेद 21 क में इसको जोड़ा गया। अब कोई अगर इसका हनन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं और वहां पे अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अब बात करें कि अनुच्छेद 45 में क्या है, फिर तो अनुच्छेद 45 में है फ्रेंड्स, 01 से और 06 तक के बच्चों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, वैसे आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। आगे आ जाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, किसमें दिया गया, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष के बालकों पर लागू होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चे जो है कारखानों, कहीं भी किसी भी उसमें काम नहीं कर सकते हैं।
अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, समानता का अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। समानता का अधिकार आपका 14 से 18। उसके बाद आ जाते हम स्वतंत्रता का अधिकार 18 से आपका 22 हो जाता है। उसके बाद आता है आपका 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप सभी को पता है हमारे जो मौलिक अधिकार थे 7 थे, उनमें से संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब हमारे मौलिक अधिकार कितने, 6 हैं। आगे देखेंगे हम। अब आ जाते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किस में आ जाते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाते हैं, यानी राइट टू फ्रीडम रिलीजन। ये अनुच्छेद 25, किसमें, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबोध रूप में मानने या आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब आ जाते हैं हम भाग 5 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारा जो पांचवा अधिकार है कौन सा है, भाग 5 नहीं, भाग 3 अभी हम देख रहे हैं। और ये हमारा जो है जो पांचवा मौलिक अधिकार हमारा वो कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो अनुच्छेद 29 देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अभी हमने पढ़ा था 29 क्या है, केवल भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 30 भी किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। उसके बाद आ जाते हैं हम अनुच्छेद 31 में। तो अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित किया गया है। अनुच्छेद 31 क में क्या है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की आवृत्ति। अनुच्छेद घ में राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की आवृत्ति। अब आ जाते हैं हम जो हमारा छठवां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक संविधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडाइज। तो अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अनुच्छेद को यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन कहा भी जाता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको भारत का संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 है। और नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद आप 32 का देखेंगे तो राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना। अनुच्छेद 33 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद को शक्ति। अनुच्छेद 34 है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। अनुच्छेद 35 में क्या है, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 में ही दिया गया है, अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन अगला यहाँ पे देखेंगे, भाग 4 में आ जाएंगे। अभी तक हमने भाग 1 भाग 2 भाग 3 कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप सभी जानते हैं 36 से और 51 तक हैं। ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 36 में दिया गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है, भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 42 और ये क्या है, अनुच्छेद 39 क में जो है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सहायता ये क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित की गई है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 43 ख में। अनुच्छेद 43 ख में क्या है, संविधान यानी 97वां संशोधन हुआ 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित। अभी मैंने आपको बताया था ना, पहले क्या थे, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष था, लेकिन अब क्या किया गया, जीरो से और 6 वर्ष यानी शिशुत्व। तो ये क्या था, 46वां संविधान हुआ था, 2002 हमने वहां पे पढ़ा था। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। क्या है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया है। किसको, अनुच्छेद 48 क को, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रेखा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसी तरह के जो है फ्रेंड्स, अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो आप प्लीज जो है कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगी। और यहाँ पे जो है इसी तरह के 100 के बाद जो है, अगर आप यहाँ पे वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी या यहाँ पे सपोर्ट मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका भी अपलोड करूँगा। तो आप जो है सपोर्ट के लिए और अपने मनोबल बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना। तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अब आ जाते हैं हम भाग 4 में। अनुच्छेद 51 क में आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। 51 क में क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। अब देखना, भाग यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य था भाग 4 क में 51 क मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है। और यहाँ तक 51 तक तो हमारे क्या थे, नीति निर्देशक तत्व थे। और अनुच्छेद 51 क में हमारे आगे मौलिक कर्तव्य। अब आ जाते हैं भाग 5 में संघ यूनियन। क्या है, अनुच्छेद 52 से 151। क्या है, अनुच्छेद 52 से 151 इसमें दिए गए हैं भाग 5 में। और संघ यूनियन यानी संघ कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में दिया गया भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया, भारत का राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 में दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां बताई गई हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पद पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। और अनुच्छेद 59 इसमें दी गई है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यथा सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना तथा कोई लाभ का पद धारण न करना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत। किस पे, राष्ट्रपति पे। 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने की जो समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यानी जैसे जो है जैसे प्रेसिडेंट है और कोई भी प्रेसिडेंट रहते हैं और वो अपने जो है अपने कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे जो है इस जो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, तो ये सभी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए वहां पे सभी चीजें वहां पे दी गई हैं।
अगर जैसे जो है कार्य के दौरान किसी राष्ट्रपति की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन देखेगा? वो देखता है उपराष्ट्रपति, सॉरी, हाँ, उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति ऐसा हो जाता है, तब कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद आ जाते हैं उपराष्ट्रपति देखेंगे, भाग 5 में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 64 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 65 में ये चीजें दी गई हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्ति से दौरान उनकी अनुपस्थिति में या उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का की पदावधि। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रस्ताव। अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संयुक्त विषय। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमा आदि की और कुछ अन्य मामलों में जो है झंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं अनुच्छेद 74 में। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये किस में है? मंत्रिपरिषद ये जो है अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में है इसका विवरण। अनुच्छेद 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यवाहिका राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आ जाते हैं हम संसद, पार्लियामेंट। अब संसद का विवरण कहाँ पे दिया गया? ये दिया गया अनुच्छेद 79 में। अब यहाँ पे संसद का गठन किस में होगा? 79। अब इसको हम संसद का गठन से संबंधित एक थोड़ा यहाँ पे इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे संसद क्या है? संसद। तो संसद यानी इसको हम ले सकते हैं 100 का, इसको हम बना सकते हैं और संसद। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अनुच्छेद 86 में क्या है? सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों को बोलने व भाग लेने किंतु मत न देने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 88 में क्या है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के बोलने व भाग लेने का किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। अब संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना, यह सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने या कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन भत्ती। अनुच्छेद 98
ये देख लीजिए 97 में क्या है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद का सचिवालय कार्य संचालन। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। उसके बाद क्या है, सदस्यों की निर्भरताएं, इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रह रखे हैं। अनुच्छेद 101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 2 में सदस्यों के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 3 में क्या है, सदस्यों की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यह विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन उद्योग की राय से करता है। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने पर प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित। तो यहाँ पे हमने जो है 104 यहाँ पे हमने अनुच्छेद देखे। और इसके बाद अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि इसके आगे भी जो है जो अनुच्छेद है उन्हें उन्हें मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप जो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मोटिवेट करें और बेल आइकन को जो है इससे जो है एक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे जो है एक नया मोटिवेट मिलता है और जो है नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो थोड़ा वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।